नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खून के आंसू। रेखा जी अपने बेटे के ऑफिस के बाहर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। रेखा जी की आंखें दरवाजे को निहारे जा रही थी। जब उन्हें काफ़ी देर हो गई, उनके घुटनों में भी दर्द होने लगा था और बैठे बैठे उनके घुटने जवाब देने लगे थे। तो वहाँ के चपरासी ने रेखा जी को तरस खाकर उन्हें एक कुर्सी बैठने के लिए दे दी और कहने लगा, अम्मा जी आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए, आप थक गई होंगी। अम्मा जी उस कुर्सी पर बैठ गई और बैठकर उसे बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी। रेखा जी ने भरी आंखों से उस चपरासी को बोला और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। थोड़ी ही देर में रेखा जी का बेटा भी आ गया। अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर रेखा जी दौड़कर गई और अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ को ऐसे कपड़ों में देखकर माँ को ऐसे गले लगाते हुए विजय को काफ़ी शर्म आ रही थी। विजय को काफ़ी अपमान महसूस हो रहा था। उसने रेखा जी को अपने आप से दूर झटकते हुए गार्ड को बोला कि यह बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है। गार्ड बोला, सर अम्मा काफ़ी देर से आपको मिलने के लिए परेशान हो रही थी, आपके कारण उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। विजय चिल्लाकर बोला, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह मेरा ऑफिस है, कोई भीख मांगने की जगह नहीं है कि यहाँ कोई भी मुँह उठाकर आ जाएगा। मैं यहाँ कोई खैरात का कारखाना नहीं खोल रखा है कि हर कोई यहाँ मुँह उठाई चला आता है। मैंने क्या यह ऑफिस भिखारियों के लिए खोला है? निकालो इनको यहाँ से, कुछ पैसे दे दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर रेखा जी अपने बेटे को एकटक देखने लगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी और कहने लगी, अरे विजय बेटा, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन होना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और उनके खून की व्यवस्था भी करनी है। कहते कहते रेखा जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह अपने बेटे के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। विजय रेखा जी का हाथ पकड़कर उन्हें एक कोने में ले गया और कहने लगा, आखिर आप चाहती क्या हैं? पिताजी की जान बचाने के लिए मैं रास्ते पर आ जाऊं? आपको पता भी है पिछले महीने ही मैं कितना बीमार था और मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। जाइए यहाँ से। नहीं, मेरे पास उनके लिए पैसे हैं और ना ही उन्हें देने के लिए खून का एक कतरा भी मेरे पास है। रेखा जी अपने आंचल को विजय के सामने फैलाती हुई कहने लगी, बेटा इस वक्त मेरी मदद कर दो। मैं अपने खून का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा खून देने से तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाते हैं और उनकी जान बच जाएगी तो इसमें विजय चिल्लाता हुआ बोला। रेखा जी को कहा, चली जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता आपको, भिखारी की तरह मेरे पीछे ही पड़ गई हो। इतना कहकर विजय ने 50 के नोटों की एक गड्डी रेखा जी के मुंह पर मारी। ले बुढ़िया, मेरे पास इससे ज्यादा और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और इतना कहकर अपने पैरों को पटकता हुआ अपने ऑफिस से बाहर चला गया। रेखा जी की हालत देखकर गार्ड की भी आंखें भर आई थी। उस गार्ड ने रेखा जी को सहारा देकर उठाया और उन्हें पानी पिलाकर कहने लगा, अम्मा जी एक बात पूछूं, क्या सच में यह आपका बेटा है? रेखा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। गार्ड ने रेखा जी से सारी कहानी पूछी, जिसे सुनकर गार्ड अंदर तक हिल गया था। गार्ड रेखा जी को कहने लगा, अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर अंकल जी को खून की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था मैं कर देता हूँ। थोड़ी देर में ही उनका बेटा भी अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर जाने लगा। तो रेखा जी को वहीं पर बैठा देखकर उसने उनका हाथ पकड़कर गुस्से से वहां से चले जाने को कहा। विजय ने सोचा, इस वक्त तो यहाँ कोई नहीं है, इतना मीटिंग के लोग आते होंगे, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा कर देता हूँ। अगर कहीं इसने उनके आगे मुंह खोल दिया तो मेरी तो लाखों का टेंडर ही कहीं कैंसिल ना हो जाए।
उस गार्ड ने बिना कुछ सोच समझे ही जोरदार तमाचा विजय के मुंह पर जड़ दिया, उसके गाल पर छाप दिया। इतनी जोर का तमाचा था कि अंदर काम कर रहे सभी लोग ऑफिस से बाहर आ गए और विजय को देखने लगे। गार्ड विजय से वो कहने लगा, आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? वह गार्ड गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बॉस पर हाथ उठाया है, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकालता हूँ। गार्ड कहने लगा, अरे ठोकर मारता हूँ मैं आपकी नौकरी को, जो अपनी माँ बाप का नहीं हो सकता वह भला और किसी का क्या हो सकता है। उस गार्ड की हिम्मत देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए थे और विजय एक हाथ से अपने गाल को पकड़ते हुए खड़ा था। उस गार्ड ने रेखा जी को हाथ पकड़ा और बोला, चलिए माँ जी यहाँ से। रेखा जी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून लिया और रेखा जी के पति को चढ़ा दिया। रेखा जी उस गार्ड को बहुत सारी दुआएं दे रही थी और ढेर सारे आशीर्वाद भी उनके लिए, जो यह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। रेखा जी खून चढ़ाने के बाद उस गार्ड के कदमों में गिरकर रोने लगी। गार्ड ने कहा, अरे माँ जी, यह आप क्या कर रही हैं? क्या आप मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहती हैं? माँ के यह हाथ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। वह घर रेखा जी के दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए बोला, अरे बेटा, तुमने तो मेरे कारण अपनी नौकरी भी गंवा दी है। यह थोड़े से पैसे हैं, इन्हें तुम रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम्हारे बच्चों का भी कुछ भला हो जाएगा। गार्ड कहने लगा, अरे माँ जी, बच्चों का बाद में सोच लेंगे और नौकरी का भी। पहले आप यहाँ बैठ जाइए। सुबह से ऐसे ही घूम रही हैं, पता नहीं सुबह से आपने कुछ खाया है कि नहीं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रेखा जी आंसुओं से भरी आंखों से उसे निहार रही थी, क्योंकि उस गार्ड ने एक अनजान होकर भी रेखा जी के पति की जान बचाई थी और दूसरी तरफ उनका बेटा था जिसने उन्हें भिखारी बनाकर अपने ऑफिस से ही बाहर निकाल दिया था और ऑफिस में सभी के सामने उनका इतना अपमान किया था। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था और दर दर की ठोकरें खाई थी। दिन रात मेहनत करते के जगपाल जी ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने सारे सपने पूरे कर सके। विजय की अच्छी नौकरी लग गई थी। उसके बाद रेखा जी ने बड़े ही प्यार से रीना को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। रेखा जी पिछली यादों में चली गई। बहू, अब यह घर और इस घर की सभी जिम्मेदारी सभी तुम्हारी है। हम तो बस चैन से अपने जीवन के आखिरी दिनों को बिताना चाहते हैं, रेखा जी ने अपनी नई नवेली बहू रीना को कहा। रीना और विजय कई सालों से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए रेखा जी और जगपाल जी ने उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए उन दोनों की शादी करवा दी थी। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रीना तो बड़े घर की बेटी थी, वह तो अकेले ही रहना पसंद करती थी। ससुराल में अगर उसे कोई कुछ कह देता तो उसके तन बदन में आग लग जाती थी। वह रोज रोज विजय को शिकायत करती थी, लेकिन इस बारे में वह कहता था, अरे रीना, सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करो और अच्छे से रहो, तभी तो बाद में सारी संपत्ति की मालकिन तुम बन जाओगी। इसलिए रीना अपने अंदर के गुस्से को दबाकर झूठी मुस्कान के साथ अपने सास ससुर और सभी की बात मानती थी। एक दिन जगपाल जी बहुत बीमार हो गए थे, उन्हें खून की उल्टियाँ आने लगी थी। जब उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया तो उनके इलाज के लिए काफ़ी खर्च बताया गया। ऐसे में रेखा जी विजय से कहने लगी, अरे बेटा विजय, तुम्हारे पिताजी ने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वह कैसे मिलेंगे। तुम्हारे पिताजी तो अभी कुछ बताने की हालत में ही नहीं हैं, तो तुम ही कहीं से अभी पैसों का इंतजाम कर दो। विजय कहने लगा, माँ, इतने पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूँगा, और वह भी इतनी जल्दी। मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और मेरी सैलरी भी अच्छी नहीं है और मेरे ऑफिस में भी काम चल रहा है, इतने पैसों का अचानक से इंतजाम कैसे करूँ। विजय ने दुख जताते हुए अपनी माँ को कहा। तो रेखा जी ने कहा, अरे बेटा, अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को बोल कर देख ले, क्या पता इंतजाम हो जाए। एक बार तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो सारा कर्ज चुका देंगे। विजय कहने लगा, मैं इसीलिए पिताजी से कहता था कि
अपना सारा हिसाब किताब मेरे हवाले कर दो। लेकिन पिताजी को तो शायद मुझ पर भरोसा ही नहीं था। रेखा जी ने कहा, अरे बेटा, इस बार अपने पिताजी को ठीक हो जाने दे। सबसे पहले मैं यही काम करवाऊंगी। हमारी तो उम्र हो गई है, न जाने कब क्या हो जाए। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, अगर कहीं से कुछ मदद मिल गई तो। इतना कहकर विजय वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद विजय आकर माँ से कहने लगा, माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, पर उसे 2 महीने के अंदर ही लौटाने होंगे, वरना मेरी बात खराब हो जाएगी और मेरी इज्जत भी खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, ठीक है, एक बार तेरे पिताजी होश में आ जाएं, हम यह सारा कर्ज चुका देंगे, रेखा जी ने कहा और कहकर जगपाल जी के पास चली गई। रीना अपने पति को एक तरफ ले जाकर कहने लगी, यह क्या किया आपने? इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया है? हाँ, हमारे ही पैसे हैं, लेकिन कुछ बड़ा पाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। रीना कहने लगी, अरे एक तो आपने सारे पैसे उन्हें दे दिए हैं, ऊपर से जाने कौन सी पहेली सुना रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा कुछ समझाएंगे मुझे भी। आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है? विजय कहने लगा, अब जब पिताजी के इलाज के लिए मैंने इतना कर्ज लिया है, तो माँ भी उसे चुकाने के लिए जल्दी ही प्रयास करेगी। ऊपर से पिताजी के सारे खाते भी मेरे नाम कर देगी, क्योंकि आज तो पिताजी की हालत है, यह माँ को हमेशा याद रहेगी और हमें हमारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे और सारी जायदाद भी हमारी हो जाएगी और मैं इस ऑफिस का मालिक जल्दी ही बन जाऊंगा। जब जगपाल जी कुछ दिनों के बाद घर आ गए तो रेखा की सबसे पहले अपनी जायदाद और सारी जमा पूंजी अपने बेटे विजय के नाम करवाने को कहती हैं, लेकिन जगपाल जी मना कर देते हैं। अरे हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है, हमारे बाद तो सारा कुछ विजय का ही है, फिर उसे यह सब अभी आज दें या कल क्या फर्क पड़ता है, और उसने कितना पैसा लगाया है तुम्हारी बीमारी में। रेखा जी कहने लगी। तभी जगपाल जी कहने लगे, चलो सही तो कह रही है, कल जो मेरी हालत थी कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, तो इसलिए मैं सब कुछ विजय के नाम ही कर देता हूँ और सारी संपत्ति विजय के नाम पर ही कर दी। अगले ही दिन रेखा जी ने रीना को आवाज लगाई और कहा, रीना बहू, जरा अपने पिताजी के लिए दलिया बना देना। रीना कहने लगी, अभी आई माँ जी, मैं एक पेन और पेपर ले आती हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिए क्या क्या बनाना है, मैं नोट कर लूँगी। रीना ने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या कह रही हो बहू, मैं कुछ समझी नहीं। आप लोगों की नज़रों में यह एक होटल ही तो है और मैं इस होटल की एक वेटर हूँ, इसलिए आप लोगों से ऑर्डर लेती रहूँगी और आप लोगों के सामने हाजिरी देती रहूँगी। तो बताइए क्या क्या ऑर्डर हैं आपके? रीना ने गुस्से से अपनी सासू माँ से कहा, बीमार पिताजी हैं, लेकिन आप तो नहीं हैं, तो आप क्यों खुद नहीं बना सकती? हर वक्त हर समय एक काम के लिए मुझे आवाज़ देना जरूरी है क्या? इतना कहकर रीना वहाँ से चली गई। लगता है बेचारी पूरा दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए नाराज हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से जानती हूँ इसे। अभी जैसे ही इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मेरे पास आकर माफ़ी मांगने लगेगी। चलो सही है, मैं भी तो बना सकती हूँ, आज तो मैं ही आपको दलिया बनाकर खिला देती हूँ। लेकिन रेखा जी के मन में भी हजारों उधेड़-बुन चल रही थी। उन सभी को छुपाते हुए रेखा जी ने जगपाल जी के लिए दलिया बना दिया। अगले दिन रेखा जी जगपाल जी से बोली, आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं? सोच रही हूँ आज से आपके लिए आपकी पसंद का खाना मैं ही बना दिया करूँगी। बहू को सुबह सुबह इतने सारे काम करने होते हैं, बार बार उसे बुलाकर परेशान क्यों करना? क्या कहेंगे आप बता दीजिए, क्या खाएंगे आप बता दीजिए। रेखा जी जो भी कुछ बोल रही थी उसमें छिपी हुई सभी बातें जगपाल जी समझ रहे थे। कल के इस फटकार के बाद रेखा जी शायद अपनी बहू से दोबारा जलील नहीं होना चाहती थी, इसलिए अब से खुद ही बनाने को कह रही है। जगपाल जी बोले, तुम जो बनाओगी वही खा लूँगा। रेखा जी उठकर रसोई में चली गई, लेकिन जाकर देखा तो रसोई में ताला लगा हुआ था। आज तक रेखा ने कभी भी रसोई में ताला नहीं लगाया था, लेकिन आज ताला कैसे लगा, यह सोचते हुए रेखा ने रीना को आवाज़ लगाई, क्या हुआ अम्मा जी,
इतना क्यों चिल्ला रही हो? रीना ने चिल्लाते हुए कहा। अरे बहू, रसोई में ताला किसने लगा दिया है? आज तक तो हमने अपने घर में कहीं भी ताला नहीं लगाया था और आज हमारे रसोई घर में ताला किसने लगा दिया है? रीना ने कहा। इस घर में दो भूखे जानवर रहने लगे हैं जिन्हें हर वक्त बस भूख लगी रहती है। अब हमारे घर में कोई खजाना तो दबा हुआ है नहीं जो उनके 5 टाइम के खाने का बोझ उठा सके, इसलिए ताला लगाना पड़ा। रीना ने गुस्से से कहा। रेखा जी कहने लगी, अरे बहू, तुम क्या हमें जानवर समझती हो? हाँ अम्मा जी, अब आप इतनी भी भोली नहीं है जो मेरी बातों को समझ ना सके। आप लोगों की भूख से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब क्या आप दोनों के ऊपर और आप दोनों के खाने पीने के ऊपर मेरी नज़र होगी? मैं ही क्या करूँगी? आप दोनों को कब और कितना खाना है? रीना के ऐसा कहते ही रेखा जी गुस्से से भड़क गई। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमें जानवर कहो और ऊपर से हमारे खाने पीने का भी हिसाब भी रखोगी। यह घर मेरा है और इतना तो गरीब हम लोग हैं भी नहीं कि खाना खाए भी ना ही रह जाएं और नाप तोल कर खाना खाएं। आने दो विजय को, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने हमारे साथ कैसा सलूक किया है। विजय ही तुम्हें सबक सिखाएगा। रीना कहने लगी, हाँ, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें सब पता है। उन्हें तो पहले ही पता था कि आप लोग ऐसा ही कहेंगे, इसलिए तो यह जायदाद उन्होंने पहले ही अपने नाम करवा ली है। अब आप दोनों हमारे आश्रित हैं और अम्मा जी, इस घर में अब आप दोनों को मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी। आप दोनों को सोच लीजिए। और पिताजी तो बीमार हैं, लेकिन आप तो ठीक हैं, इसलिए पूरे घर का काम करना तो आपको ही पड़ेगा, वरना हम आप दोनों को उठाकर इस घर से बाहर फेंक देंगे और हमें आपको बाहर निकलने में जरा भी डर नहीं लगेगा। रेखा जी चुपचाप बिना खाने के ही अपने कमरे में आ गई। जगपाल जी बोले, देख रेखा, इसलिए तो मैं अपनी सारी जायदाद विजय के नाम करने से मना कर रहा था, लेकिन विजय इतना नीचे गिर जाएगा यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब कर लो इस घर के सारे काम इस बुढ़ापे में, वरना इस घर के मालिक हमें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जगपाल जी ने अपने कांपते स्वर में कहा, मुझे लगता है बहू झूठ बोल रही है, उसी ने विजय का सर खाया होगा। हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और अपनी परवरिश पर भी। आप एक बार विजय को आने तो दीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रेखा जी ने तेज आवाज में कहा। रात को जब विजय घर आया तो रेखा जी कहने लगी, विजय बेटा देखो तो बहू क्या कह रही है, मुझे इसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अब तू ही बता इसे और अपने पिताजी को भी कि जैसा यह कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, इस घर के नौकर नहीं हैं। विजय कहता है, अरे माँ, अब बस भी कीजिए, पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप लोग। आज के ज़माने में कोई बड़ा नहीं है, बस पैसा ही बड़ा होता है। वह कहावत है ना, बाप बड़ा या भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको क्या लगता है हम दोनों आपकी सारी जिंदगी गुलामी करेंगे? विजय ने चिढ़ते हुए कहा। रेखा जी ने अपने बेटे की बात को सुनकर खड़ी की खड़ी रह गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विजय को हो क्या गया है। रेखा जी ने तो सोचा कि विजय यह सब सुनकर रीना को डांटेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो अपने माता पिता के खिलाफ ही खड़ा हो गया था। रेखा जी निःशब्द होकर विजय को देखे जा रही थी और उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। अब तो रीना ने उन पर खुलकर जातियां करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो रीना ने रसोई घर में ताला लगा दिया और खाने को भी 3 बार देने की बजाय 2 बार ही कर दिया था, और वह भी बासी खुशी खाना देने लगी थी। इससे पहले से ही जगपाल जी काफ़ी बीमार थे, उसके बाद तो और बीमार रहने लगे थे। एक दिन रेखा जी काफ़ी कमजोरी महसूस कर रही थी और घर का काम भी उन्हें ही करना पड़ता था, ऊपर से खाना भी अच्छा नहीं मिलता था। तो कमजोर होना तो लाजमी ही था। रेखा जी घर के सारे काम को खत्म करके थोड़ा सा आराम करने लगी तो उनकी आंखें लग गई थी। इतने में जगपाल जी कमरे से बाहर आकर रीना से कहते हैं, बहू मुझे आज बासी खाना मत देना, उसके बदले अपनी सास को भरपेट खाना खिला देना। बहू बड़ी कमजोरी महसूस कर रही है वह।
ठीक है, फिर आप तो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। आप दोनों तो ऐसे जता रहे हैं जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ करते नहीं हो, बस खाना ही चाहिए होता है। रीना जानबूझकर जलते हुए कहती है। थोड़ी देर में जब रेखा जी सोकर उठ जाती हैं तो कहती हैं, अरे कितनी देर हो गई है मुझे सोते हुए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया, और मैं खाना खाने चला गया था। अब तुम भी जाकर खाना खा लो। जगपाल जी ने कहा। अच्छा, तो आपने खाना खा लिया? अच्छी बात है, समय से खाना भी चाहिए। अच्छा, तो बताइए क्या बनाया है बहू ने? बासी खाना ही तो दिया होगा। अरे रेखा जी, तुम तो सवाल ही बहुत ज़्यादा करती हो। जाकर खाना खा लो, जो भी है, जिंदा ही तो रहना है। वह तो कब का भूल चुके हैं, स्वाद तो हम कभी का भूल चुके हैं। जगपाल जी ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, अभी चली जाती हूँ, इतना गुस्सा क्यों करते हो? रेखा जब अपना खाना देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि हर रोज तो उसे एक कटोरी सब्जी और एक रोटी ही देती थी, पर आज तो 2 कटोरी सब्जी और 2 रोटियां दी थी। मन ही मन रेखा जी खुश हो जाती हैं और वह रीना से पूछती हैं, क्या हुआ बहू, आज मेरी थाली में ज़्यादा खाना क्यों है? क्यों आपको खाना नहीं है क्या? खाना खा लीजिए, वरना यह भी नहीं मिलेगा। रीना ने कहा। अपनी भूख के आगे रेखा जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर वह बर्तन साफ करने चली गई। खाने के बाद जगपाल जी को बताने लगी तो देखा तो वह तब तक जगपाल जी सो चुके थे। सोचा कि सुबह बताऊंगी। रेखा जी भी सो गई। सुबह को जब रेखा जी की नींद खुली तो जगपाल जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े हुए थे। उनके मुंह से काफी खून बह रहा था। रेखा जी ने अपने बेटे को आवाज लगाई और उसके आगे हाथ जोड़कर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। विजय अपने पिताजी को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस घर आ गया। डॉक्टर ने तुरंत खून की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन भटकते भटकते रेखा जी को कहीं खून नहीं मिला। तो वह बेटे के ऑफिस पहुंच गई, जहां विजय ने अपनी मां को भिखारी बताकर अपने ऑफिस से निकाल दिया था। इतने में माँ जी कुछ खा लीजिए, यह आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उस गार्ड ने रेखा जी की तरफ चाय बिस्किट देते हुए कहा, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर कहने लगे, माफ़ कीजिए, हम जगपाल जी को बचा नहीं पाए क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। रेखा जी का बिस्किट मुंह में जाने से पहले ही नीचे गिर गया। उन्होंने देखा जगपाल जी शांत भाव से सो रहे थे। रेखा जी समझ गई थी कि वह उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। अब तो रेखा जी की आंखों में आंसू भी नहीं थे। इतने में रेखा जी ने देखा कि उनकी बेटी गीता का फोन आया है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटी को बताने का मौका ही नहीं मिला। 2 घंटे के अंदर उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। रेखा जी ने फोन उठाते ही कहा, अरे गीता बेटा, तुम्हारे पापा को शांति मिल गई है। चलो अच्छा ही हुआ, मेरे चले जाने से पहले ही चले गए, वरना अकेले रहते तो जाने के बाद भी चैन नहीं पाती। हेलो मम्मी, आप क्या कह रही हो? पिताजी भी कल रात पता नहीं क्या क्या कह रहे थे और बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे कि गीता बेटा अपनी मम्मी का ध्यान रखना। लेकिन रेखा जी तो अब निढाल सी होकर बैठ गई थी। ना तो वह रो रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी। पता लगता है तो गीता भी अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में उसके पिताजी स्वर्ग सिधार चुके थे और रेखा जी एक मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। वह गार्ड भी हैरानी से रेखा जी को देख रहा था, लेकिन रेखा जी तो जैसे कि तैसे ही बैठी थी। जगपाल जी का क्रियाक्रम भी हो चुका था। रेखा जी की बेटी विदेश में रहती थी, इसलिए अभी तक पहुंच नहीं पाई थी। उस गार्ड ने रेखा जी को सहानुभूति दी और आंसू भरी आंखों से शाम को अपने घर वापस आ गया। रेखा जी तो जगपाल जी के बिना पत्थर बन गई थी। अगले दिन रीना कहने लगी, कल तो गीता आ रही है, पता नहीं वह क्या करेगी। जब उसे पता चल जाएगा कि हमारी वजह से पिताजी की जान चली गई है तो रीना ने डरते हुए विजय से कहा, कौन बताएगा उसे? हमारी माँ तो मूर्त बनी बैठी है। मैं तो हैरान हूँ। दीपक ने कहा, मम्मी ने गीता को फोन करके अब तक क्यों नहीं कहा? और क्या पता कह भी दिया हो। उसे कुछ पता होता तो इन सब के बारे में जानकर वह अब तक यहाँ आ जाती। विजय ने कहा,
अरे मैं कहती हूँ आपको, आपके पिताजी तो चल ही बसे हैं, अब आप इस बुढ़िया को भी उन्हीं के पास भेजकर सारी समस्या ही खत्म कर दो, फिर किसी का कोई डर भी नहीं रहेगा। सबको कह देंगे कि पिताजी की चिंता में वह भी चल बसी है। यह सब सोचकर रीना ने हलवे में जहर मिलाकर अपनी सासू माँ को खिलाने आ गई, पर उसे पता नहीं था कि गीता कल को कहकर आज ही आ जाएगी। कल को आने का झूठ बोला था गीता ने, यह जानने के लिए कि आखिर देखे तो घर में चल क्या रहा है, अपने घर के पूरे हालात को अपनी आंखों से देख पाए। उसके पापा ने उसे घर की चाबी का एक सेट दे रखा था, क्योंकि वह विदेश में रहती थी और जब चाहे वह यहाँ आ सके, अगर घर में कोई ना भी हो तब भी वह अंदर आ सके। गीता ने तो यह सोचा भी नहीं था कि अपने घर की जासूसी के लिए ही उसे इन चाबियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह चाबी उन्होंने गीता को उसके मुश्किल घड़ी के लिए दी हुई थी, पर अपनी मुश्किल उन्होंने उसे कभी नहीं कही थी। जब रीना रेखा जी को वह खिलाने लगी तो गीता कमरे में छिपी हुई बैठी थी, क्योंकि उसने अपने भैया भाभी को की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। गीता ने हलवे की कटोरी फेंककर अपनी भाभी के मुंह पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी की जान लेने की, और अब मेरी मम्मी को भी मारना चाहती हो। गीता को वहां देखकर विजय और रीना की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस दिन पिताजी ने मुझे फ़ोन पर सारी बातें बता दी थी और मैं आप लोगों पर गुस्सा भी बहुत हुई थी और सोचा था कि तुम दोनों से हिसाब तो जरूर लूँगी, लेकिन फिर सोचा कि तुम लोगों को रंगे हाथ ही पकड़ना जरूरी है, तभी तो कानूनी कार्रवाई भी करना आसान होगा। पिताजी से बात होते ही मैं घर से निकल गई थी, लेकिन कुछ परेशानी के कारण मैं अपने पिताजी के क्रियाक्रम तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आज आप लोग मेरी मां को ठिकाने लगाने की बात करने में व्यस्त थे, तो मैं चुपके से घर में आ गई थी। पिताजी ने यह सब मुझे पहले नहीं बताया, वरना आज पिताजी भी जिंदा होते। इतने में पुलिस भी वहां आ गई। गीता कहने लगी, ले जाइए इन सारे पापियों को, इन्होंने मेरे मम्मी पापा की सारी जायदाद भी ले ली है और उन्हें भूखा रखकर मार भी डाला है। यह हलवा इस बात का सबूत है। पुलिस और गीता का ऐसा रूप देखकर दोनों डर के कारण थर-थर कांप रहे थे। रेखा जी के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन रेखा जी तो कुछ नहीं बोली और पुलिस उन दोनों को वहां से उठाकर ले गई। गीता अपनी मां को लिपटकर जोर जोर से रोई जा रही थी, लेकिन उसकी मां बस एक ही बात कहे जा रही थी, अच्छा हुआ आप मुझसे पहले ही चले गए, आपको शांति मिल गई, तेरे पापा को शांति मिल गई। रेखा जी ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी। उसने अपना खून का कतरा कतरा देकर जगपाल जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। गीता अपनी मम्मी को लेकर विदेश चली गई थी और अब रेखा जी अपनी बेटी के पास ही रह रही थी। आज भी कई घरों में सिर्फ बेटे को ही घर का चिराग माना जाता है, बेटियों को हमेशा ही पराया धन कहा जाता है। लेकिन जब जगपाल जी ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे विजय के नाम कर दी, शायद इसी गलती के कारण वह अपनी बेटी को फोन भी नहीं कर पाए। अपने बेटे के दिए जख्मों को चुपचाप सहते जा रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए था कि जायदाद चाहे बेटी को दें या बेटे को, इससे बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटियां तो हर हाल में उनका साथ देंगी, उनकी सहायता करेंगी और उनके दुख में साथ खड़ी रहेंगी और उनके कष्ट में तो जरूर उनका साथ देंगी और उन्हें समझेगी भी। हम यह नहीं कहते कि हर बेटा ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं विजय जैसा बेटा भी होता है जो दौलत के लिए शैतान भी बन जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यह कहानी समाप्त होती है। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।